नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ दिख रहे डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट जी का भी हम लोग स्वागत करते हैं। पहली बार वो धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पर आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। प्रणाम सर, दर्शकों को भी सभी को प्रणाम। अरे बड़ा विलक्षण आपका जो है वो होता है पूरा। अगर आप देखते हैं न्यूज में लोग तो एक अलग पॉइंट के साथ की फैक्ट आते हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरा अनुरोध है कि वो जाके पहले उसको ज्वाइन कर लें, उसको देखें। वैसे ज्यादातर दर्शकों ने देखा हुआ होगा क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब बहुत दिन से हैं। तो चलिए, तो फिर भी मेरे पास ये आयत है, मुझे तो करते हैं, शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल विपक्ष का क्या, विपक्ष में हो क्या रहा है? क्योंकि देखिए, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आसाम, इन तमाम, पुडुचेरी का हम लोग छोटा राज्य है लेकिन चलिए फिर भी इन तमाम राज्यों की लड़ाई सामने है, लेकिन वो बिखरा बिखरा सा विपक्ष है। कल तक जो हिंदू के लिए इस तरह के सवाल उठाते थे दिग्विजय, आज अचानक कल से 24 घंटे 48 घंटे में क्या बदल रहा है समझ में नहीं आ रहा। कार्य समिति की मीटिंग होती है, वो कहती है एसआईआर पर, एसआईआर खत्म हो चुका, उस पर चुनाव हो चुका, अब चल रहा है अलग अलग राज्यों में। तो तब तो कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने आप कह नहीं पाए, लेकिन अब फिर वो उस पर और मनरेगा को जो जी राम जी किया है उस पर वो सड़क पर उतरेगी, ऐसा कांग्रेस की कार्य समिति में खड़गे साहब ने कहा। अब खड़गे साहब की आवाज बाहर कितनी सुनी जाएगी वो तो पता नहीं, अंदर तो कोई नहीं सुनता है सीडब्ल्यूसी में मुझे लगता है। लेकिन मुझे बड़ा चेंज ये लगा कि वो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं संगठन की शक्ति है, और वो फोटो दे रहे हैं जो मोदी जी बैठे हैं उनके सामने, आडवाणी जी और उनके पैरों में बैठे हैं, तो कह रहे हैं ये संगठन की शक्ति है। ये इशारा क्या है, विपक्ष का आइडिया क्या है इस वक्त? सर, आपने कई सारे क्वेश्चन इसमें किए। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप तो लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं, देखिए, मुद्दा पक्ष हो या विपक्ष, दोनों सेट करके चलता है। और मुद्दा जब लंबे समय तक सेट करके चलता है और वो मुद्दा कनेक्ट करता है, जैसे सर मैंने आपसे झूठ बोल दिया, कोई भी चीज आज मैं बोल दिया, हो सकता है कि बहुत अच्छा झूठ था, आपको पसंद आ गया, दर्शकों को भी पसंद आ गया। कल आपको पता चला कि यह झूठ है, अब परसों नरसों साल भर बाद 6 महीने बाद दर्शकों को पता चला कि यह झूठ है, ध्यान रखिएगा इसको, तो वो फिर मुझे झूठा मानेंगे। जब मैं सच बात भी कहूंगा तब भी वो झूठ मानेंगे। जैसे इस देश में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, इस देश में ईवीएम कोई मुद्दा नहीं था, इस देश में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, इलेक्टोरल रोल इस देश में जब से देश आजाद हुआ है, जब से चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल बना रहा है, तब से मुद्दा है, आज भी मुद्दा है। और इस देश के किसी ब्यूरोक्रेट्स के, किसी बीएलओ के, किसी बीएलए के और किसी चुनाव अधिकारी के पास यह ताकत, यह हैसियत नहीं है कि 100% वोटिंग लिस्ट को सही बना दे। ये मेरा चैलेंज है, और मेरा चैलेंज ऐसे नहीं है ना, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, मेरा चैलेंज एक डेटा एनालिस्ट होने के नाते। आप कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग छूट गए होंगे, और जब तक आप उसको वेरीफाई करने की स्थिति में होंगे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी होगी। आप कैसे कर देंगे कि सही है? एक चीज। दूसरी चीज, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, उसकी प्रिंटिंग से लेकर के, उस पर एक मुद्दा ही नहीं बना, एसआईआर क्यों हो रहा है? अच्छा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये तो वोट चोरी है। अच्छा, ये वाला है वो लखनऊ में भी लिस्टेड है व्यक्ति, अच्छा ये व्यक्ति लखनऊ में लिस्टेड है, यह व्यक्ति कर्नाटक में भी वोट दे रहा है, तो भैया एसआईआर है क्या? एसआईआर यही है ना, डुप्लीकेट वोटर को हटाओ, मृत वोटर को हटाओ, गलत वोटर को हटाओ, उसको वेरीफाई करके हटाओ। जुड़ने के तो कैसे जुड़ जाता है इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग इस देश का संविधान, किताब, पुस्तक, संसद चाहे 75,000 कानून बना ले, उससे क्या होता? होता इंप्लीमेंटेशन से। एक मेरी बहुत फेमस लाइन है, मैं हमेशा यूज करता हूं, देश संविधान से नहीं चलता सर। आपने बहुत सुना होगा, सब बताते देश संविधान से चलता है, नहीं चलता संविधान से। देश चलता है संविधान के मानने वालों से।
संविधान से नहीं चलता। संविधान से देश चलता तो चोर उचक्के, पुलिस, सीबीआई, ईडी, आईबी, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पत्रकार की जरूरत नहीं पड़ती, विजिलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो देश संविधान से नहीं चलता है, संविधान के मानने वालों से चलता है। अब फाइंड आउट करना है कि संविधान को मानने वाले कितने हैं, उनको अलग कर दो। जो मानने वाले नहीं हैं उनको सजा दो। पॉलिटिकल है तो हरा करके दो, चोर हैं तो जेल में भेज करके दो, पैसा चोरी करते हैं तो ईडी सीबीआई लगा करके दो। ये तरीका है डेमोक्रेसी में। इसके अलावा और कोई तरीका मुझको समझ में नहीं है। मेरी जितनी उम्र है मैं इतना ही समझ पाता हूं। अब आपने कहा विपक्ष। आप सोचिए इस देश में जब ये लोग हारना शुरू किए, जो आज का विपक्ष है, तो इन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया? पहला 14 तो हार गए, तो इन लोगों ने कहा कि ओरे बाप रे, वो एक वेव चली, एक लहर चली, फलाना चला, ठिकाना चला, मोदी जीत गए। चलो इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। जब ये लोग विधानसभा के चुनाव हारना शुरू किए 14 के बाद, याद रखिएगा इसको, तब इन लोगों ने कहना शुरू किया ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे भैया काहे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो काहे नहीं सेट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है, फलाना क्यों नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, उसको लेकर के एडीआर, इस देश के बड़े बड़े वकील, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि इसमें वीवीपैट ले आ दो, फिर ये वाली भी व्यवस्था कर दो, फिर ये वाली व्यवस्था कर दो। व्यवस्था होती रही। ये लोग बराबर चिल्लाते रहे। इन लोगों ने नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिया कि ईवीएम नहीं हटाओगे तब तक मोदी नहीं हारेंगे। ठीक चल रहा था, ये पूरा नैरेटिव सेट हो गया देश में। अच्छा, इनके वोटर ने मान लिया, बहुत सारे लोगों ने भी मान लिया, जिनको समझ में नहीं आता है उन्होंने भी मान लिया। अब दूसरा पक्ष इसका देखिए, गांव में लोग कहने लगे कि भैया वोट देने का कोई फायदा थोड़ा ही नहीं, साइकिल पे बटन दबाओ, कमल के फूल पे वोट चला जाता है। वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो आपका वोटर है, क्योंकि इस देश में डीआरडीओ का वैज्ञानिक हो, देश का प्रधानमंत्री हो, सेना प्रमुख हो, उसका भी एक वोट है, रिक्शे वाले का भी एक वोट है। डेमोक्रेसी है। ठीक, तो आपने तो अपने लोगों को ये समझा दिया सर। अच्छा, एक उसका प्रभाव समाज में चलता रहा लंबे समय तक, तब तक बीच में फिर आया, नहीं नहीं यार, ईवीएम वाला बड़ा मुद्दा लंबा चल गया, अब इस पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। कहते ईवीएम से अगर होता तो तुम कैसे हिमाचल जीत जाते, कैसे कर्नाटक जीत जाते, कैसे सीटें बढ़ जाती, कैसे कम हो जाती। क्योंकि सर देश का आपको पता नहीं हो, लेकिन आपको कम से कम अपनी लोकसभा और अपने विधानसभा का तो आइडिया होगा ही होगा कि यहां कौन जीतने वाला है, यहां कौन जीता और क्यों जीता। नहीं पता होगा, सामान्य वोटर को नहीं पता होगा कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन उसको अपनी विधानसभा का पता होता है। इस तरह से सारे वोटर को अपनी विधानसभा और लोकसभा का पता होता है। अब दोनों चीज को देखिएगा, विपक्ष, फिर ये लोग वोट चोरी लेकर के आए। अब जब ये लोग वोट चोरी लेकर के आए तो लोगों ने मैच घुसा के पूछना शुरू किया कि आपका वोट कटा? नहीं साहब, मेरा तो नहीं कटा जी। अच्छा, आपके परिवार में किसी का कटा? जी नहीं साहब, उसका भी नहीं कटा। अच्छा चलिए जी, जब कटा नहीं तो वोट चोरी और वोट काट दिया और ये सब विवाद कैसे हुआ? हाँ, इक्का दुक्का होगा तो कभी सही नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझिएगा सर। अब दूसरा मुद्दा, राहुल गांधी लेकर के चलते हैं अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। एक तरफ तुम अडानी अंबानी करते हो, दूसरे तरफ तुम्हारे यार मुख्यमंत्री बैठ के उनके साथ डीलिंग करते हैं। तो फोटो आती है ना सर, ये अखबार का जमाना थोड़ा ही नहीं कि 7 दिन बाद वो 4 संपादक बैठ करके लुटियन जोन में छापेंगे और 8 दिन बाद आजमगढ़ के किसी गांव में वो अखबार जाएगा और पढ़ करके आदमी फेंक देगा उसको। यहां तो 2 मिनट में बोलोगे, 5वें मिनट में सबके मोबाइल में होगा। हो सकता है कि पत्रकार जगत, हो सकता है कि पॉलिटिकल जगत उसको ना देखा और जनता देख ली हो, तो 2 मिनट में खबरें पहुंचती हैं, 2 मिनट में सारी चीजें पता चल जाती हैं। आदमी 2 मिनट में उसको वेरीफाई कर लेता है। तो वो जब वेरीफाई हो जाता है तो आदमी पलट करके सवाल पूछता है इस देश में, और जब पलट करके सवाल पूछता है, उस सवाल में झूठ दिखाई देता है तो वो कहता है अरे नहीं यार, इनका तो काम ही है, रोज झूठ बोलते हैं। ठीक है ना, एक तरफ ये काम करेंगे, दूसरी तरफ ये काम करेंगे। है, पूरा विपक्ष चला गया अंबानी के यहाँ शादी में नाच करने के लिए, और एक व्यक्ति कह रहा मैं नहीं गया। और किस मंच पे कर रहा है? जिस मंच का पूरा परिवार गया हुआ था। आपने देखा ना बिहार में, बिहार में आपने देखा ना, आप अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अखिलेश यादव सब परिवार गए हुए थे वहां, बढ़िया शेरवानी उरवानी पहन के, कुर्ता उर्ता, लाल टोपी भी नहीं लगाए हुए थे वहां पे। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं सर? दोनों चीजें पैरेलल नहीं चलती। ये किसी जमाने में चलती थी जिस जमाने में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इस तरीके की चीजें नहीं थी। जब अखबार में चीजें
पेट छपती थी। लोग कहते मीडिया आपका गिर गया। नहीं भैया, आपका मीडिया उडिया कुछ नहीं गिरा हुआ है भाई। कोई सरकार गिराएगा, उधर पुंडीर साहब बैठ करके पोल खोल देंगे, आप खोज करके पढ़ लीजिए कि असली बात क्या है। उधर डॉक्टर अविनाश आएंगे, उसके बाद बता देंगे अरे यार ये फर्जी चला रहा है जबरदस्ती। वो एक पत्रकार है, बढ़के बढ़के वो अभी भी गिरा देते हैं 20 बार, साल भर में, महीने भर में। सरकार गिर गई, संघ में जम नहीं रही है। 17 से योगी की सरकार गिर रही है, योगी हटा दो, योगी हट गए तो ये हो गया। कब तक चलेगा आप बताइए ना इसको। इसलिए विपक्ष कभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता किस मुद्दे पर, किस नैरेटिव पर, किस सब्जेक्ट पर वोट देना चाहती है। विषय है कि आपको, जैसे होता है ना कि अंग्रेजी का पेपर है, ठीक, प्रोज पोएट्री से सवाल आएगा, तुम करो नहीं जी हम तो इतिहास पढ़ के आए वही लिखेंगे, तो फेल हो जाओगे सर ना। इतिहास का पेपर नहीं है वो, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश में भी प्रोज पोएट्री है, आप वहां ग्रामर भी लिखोगे तो फेल हो जाओगे। और इसी चीज को नरेंद्र मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और यही कारण है कि वो 2001 से आज 2025 चल रहा है, 25 खत्म होने वाला है, लगातार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बने हुए हैं। ये आप समझ लीजिएगा, लंबा कार्यकाल हो गया। अगर वो एक मुख्यमंत्री के नाते और एक प्रधानमंत्री के नाते रहते, कोई एक चीज रहती, तो वो मुझको लगता है पवन चामलिंग वगैरह और ये नीतीश कुमार वगैरह हैं जो इन लोगों से आगे रहते वो। आप कोई यही आप अपने कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनते हैं, आप अपने लोगों की भी नहीं सुनते हैं। तो विपक्ष कुल मिला जुला करके यही है, टोटल कंफ्यूज्ड विपक्ष है। उसको मुद्दा समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कहीं सरकार के एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी की वजह से ये लोग जीत जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद स्थिति वही हो जाती है। चाहे आप छत्तीसगढ़ उठा करके देख लीजिए, बहुत बढ़िया बहुमत मिला, भूपेश बघेल आए, लूटा पाटा खाया मचा, हटा दिया जनता ने। कर्नाटक की स्थिति आप देख ही रहे हैं, वहां पे बीजेपी के मुख्यमंत्री पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे, येदियुरप्पा पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जनता ने बीजेपी को वहां से हटाया, इनको पूर्ण बहुमत से वहां बिठाया, उसके बाद इनका कुट्टी पिसाई चली रही है, आपस में लड़ रहे हैं। मैं पहली बार ऐसा दिख रहा हूं, गठबंधन में मिनिमम साझा प्रोग्राम बनता है ना सर, मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, बनता है। पार्टी में कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है भाई, कि 2.5 साल तू मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल तू मुख्यमंत्री रहेगा। ये कांग्रेस में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। अब आप जो पूछ रहे थे दिग्विजय सिंह की राजनीति, आप याद करिएगा सर, अभी 2019 से पहले तक की पॉलिटिक्स, और जब से राहुल गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आए, राहुल गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? दिग्विजय सिंह। सब कहते थे, अखबारों में लिखता था, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के करीब दिखते थे। 19 हारने के बाद यह दूरी बढ़ गई, क्योंकि एक नए व्यक्ति की एंट्री हो गई। उस व्यक्ति का नाम था, ध्यान से देखिएगा, सीताराम येचुरी। और सीताराम येचुरी जब राहुल गांधी के करीबी हो गए तो राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स वामपंथ के इर्द गिर्द घूमने लगी। ये वामपंथ का नैरेटिव है सर, कि फलाने जाति का उसमें अधिकारी नहीं है, इसको ये क्यों नहीं यहाँ पे मिला हुआ है, ये आर्थिक असमानता हो गई, अब ये जातिगत जनगणना कराएंगे और फलाना ढिकाना, ये सब वामपंथ की पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, और तमाम वामपंथी नेता जो हैं केरल को छोड़ करके पूरे देश के इकट्ठा होकर के राहुल गांधी के पीछे खड़े हो गए, आगे खड़े हो गए, जो भी कह लीजिए आप उसको। अच्छा, अब एक चीज तो दिग्विजय सिंह को ये तकलीफ तो है ही है, पुराने नेता हैं दिग्विजय सिंह, अच्छे हों बुरे हों कुछ भी हों, और अनुभव के मामले में राहुल गांधी से बहुत ज्यादा अनुभव है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी, संगठन का भी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन थे तो मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह सीडब्ल्यूसी की जब मीटिंग चल रही है तो इस बात को कह रहे हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह की भारी बेइज्जती की गई है मीटिंग में, गुरु शिष्य वाली परंपरा खत्म कर दी गई वहां पे। तो फोटो दिखा करके कह रहे हैं 90 के दशक का, कि देखो ये गुरु शिष्य परंपरा देखो कितना बढ़िया है, इस तरीके से जब चलता है संगठन ना तब होता है ना। इस बात को समझिएगा, दिग्विजय, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, या तो दिग्विजय सिंह की बेइज्जती हुई है,
या तो वहां खड़गे साहब की भयंकर बेइज्जती हुई है, या कॉमन सीनियर नेताओं की बेइज्जती हुई है कि तुम लोगों का अब कोई काम नहीं, तब ये दर्द उभरा है। अदरवाइज जब आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, उस समय इस तरीके की बातें करना, पोस्ट लिखना, आरएसएस की तारीफ करना, ये सब सारी चीजें करना, ये दर्शाता है जैसे सर होता नहीं है कि कहीं मार खा जाए कोई और फिर वहां से निकल करके पोस्ट कर दे, तो उस पोस्ट में जो अंदर मार खाया रहता है, अब मार खाने का बहुत सारा सेंस हो सकता है, कोई पॉलिटिकली मार खाया हो, कोई मौखिक मार खाया होगा, हो सकता है कांग्रेस में हाथापाई भी हो जाती है आजकल, तो कुछ इस तरीके का हुआ हो, तो उसकी झलक, उसका जो दर्द है वो पोस्ट में दिखता है। अदरवाइज ऐसा थोड़े नहीं कि नया आरएसएस है, ये फोटो नई है, मोदी नए हैं कि दिग्विजय सिंह नए हैं, नया तो कुछ है नहीं। और दिग्विजय सिंह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज हैं, उनकी तो बहुत सारी पब्लिक डिबेट है आमने सामने बैठ करके, अगर लोग निकाल करके देखें तो नया तो मोदी को जानने वाले हैं नहीं। आज क्यों कर रहे हैं? आज वो इसीलिए कर रहे हैं सर कि खड़गे साहब जब दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक दलित नेता होने के नाते, एक वयोवृद्ध नेता होने के नाते, राहुल गांधी के बाप दादा के साथ काम करने के नाते उठते हैं बोलने के लिए, तो राहुल गांधी कहते हैं कि खड़गे साहब बैठ जाओ, हम पहले बोलेंगे, जबकि रणदीप सुरजेवाला उनके नाम का अनाउंस कर चुके होते हैं माइक पे। आप ऐसा देखें कहीं? आप ऐसा देखे होंगे एक बार सर 2016 में उत्तर प्रदेश में, जब पार्टी को लेकर के कृम्यानंद को, जिसको कृम्यानंद को उत्तर प्रदेश में 5 ठो सपा का कार्यकर्ता नहीं जानता हो, कायदे से कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, पदाधिकारी की, उसको बुला करके बाप चाचा के हाथ से माइक छीन करके और पूरी पार्टी हथिया ली जाती है, तब मैंने देखा था। और या तो तब मैंने देखा था किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेइज्जती होती है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, राहुल गांधी कुछ भी हो, छोटे हैं, उस पार्टी का मुख्यमंत्री भी कोई हो, बड़ा नेता भी कोई हो, प्रधानमंत्री भी हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने वो छोटा होता है, क्योंकि वो पार्टी का कार्यक्रम था, वो कोई सरकारी कार्यक्रम, कोई संसद का कार्यक्रम नहीं था। क्या आप क्या समझते हैं कि ये बात जनता में नहीं जाती है? आप तक नहीं पहुंच रही है तो क्या मतलब हुआ? ये बात जनता में जाती है और जनता उस पर बराबर रिएक्ट करती है सर। तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी? लठ लेके थोड़ी नहीं चल देगी कि चलो अब राहुल गांधी को बताएंगे तुमने खड़गे साहब का कैसे अपमान किया, पूरा कर्नाटक उबल पड़ेगा। नहीं, जनता के पास 5 साल में 2 बार मौका आता है लोकसभा और विधानसभा में एक ईवीएम नामक मशीन पे बटन दबाने का। जनता जाती है वहां, दबा चली आती है, काम खत्म। ये है टोटल विपक्ष सर, जो मुझे समझ में आया। न इनके पास मुद्दा है, न इनके पास विजन है, न इनके पास मिशन है। अच्छा एक मजेदार चीज और बता दो, एक वो केरल का नेता है इनके पास, ठीक है ना, केसी वेणुगोपाल, वो इनका है तो संगठन मंत्री। संगठन, जिसे भाजपा में संगठन मंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उसको कभी कभी कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बड़ा होता है, जो इस समय बीएल संतोष साहब है। लगभग बीएल संतोष वाली पोस्ट पे वो है, केसी वेणुगोपाल है। लेकिन आपने कभी बीएल संतोष को नड्डा जी को प्रोटेक्ट करते हुए देखा? किसी मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करते हुए देखा? किसी पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट करते हुए देखा? नहीं देखा होगा, एक सिंगल स्पीच नहीं आपकी मिलेगी। लेकिन केसी वेणुगोपाल का काम संगठन को छोड़ करके सिर्फ इस बात पे रहता है कि यहां हार गए तो इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी के मत्थे नहीं पड़नी चाहिए, और संगठन कहीं नहीं बनता है। हमेशा आप सुनेंगे कि फलाना राज्य हार गए, अब वहां पे संगठन होगा, बूथ लेवल का होगा, फलाना होगा। सर, उत्तर प्रदेश के 40 से 45 जिलों में कांग्रेस कार्यालय जो है, आधे जगह तो ये किराए पे चल रहा है, वहां पे बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से बिजली काट दी गई है और वहां ताला बंद है। संगठन की बात करते हुए ताला बंद है वहां। ये उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट खबर मैं बता रहा हूं सर, इसी महीने की। आपके पास कुछ नहीं है, आप जहां से गायब हुए वहां तीसरा विकल्प मिल गया, आप है नहीं। मध्य प्रदेश में अगर तीसरा विकल्प होता तो कांग्रेस वहां भी दिखाई नहीं देती।
आप देख लीजिए, जैसे ही तीसरा विकल्प बंगाल में पैदा हुआ, कांग्रेस सफाचट हो गई। उत्तर प्रदेश में तीसरा विकल्प है, कांग्रेस नहीं है। जिस दिन गुजरात में तीसरा विकल्प पैदा हुआ, थोड़ा सा ही पैदा हुआ, कांग्रेस 16 सीट पे आ गई, 77 से 16। क्या किया? 8-10% वोट काट दिया केजरीवाल ने। तो आपको जिसे मध्य प्रदेश में क्यों कांग्रेस विपक्ष है? मध्य प्रदेश में इसलिए कांग्रेस विपक्ष है कि कोई तीसरा पक्ष नहीं है। दो में से एक तो दूसरे नंबर पे रहेगा। नहीं सर, जो नाराज वाले रहेंगे वो तो जाएंगे ना उधर। डेमोक्रेसी का तो यही चक्कर है ना कि भाई ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम इनको वोट नहीं देंगे। जैसे आपने सुना होगा ना कि ठीक है, आप बहुत सारे आप माइक लगा करके लोग पूछते हैं, बहुत सारे पत्रकार पूछते हैं, तो मुस्लिम कहता है ना कि जी हमको घर भी मिला, राशन भी मिला, हमको सब कुछ मिला, हमको ये चीज मिला, वो चीज मिला, सब बढ़िया है, योगी बाबा भी बहुत बढ़िया है, मोदी जी बहुत बढ़िया है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। और नहीं देते हैं, तो वो भी तो है ना एक। तो उसी तरीके से हर जगह है। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पुराना कार्यकर्ता, नए है, अपोजिट पॉलिटिक्स भी होती है, वो सब जाकर के इनको वोट दे देते, तो ये सोचते बस बस अब हम तो जीते ही जीते रखे हैं। भाई साहब, इतना शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ माहौल बन गया है भैया। दिग्विजय कमलनाथ में जूता चल रहा है अपने अपने बेटे को सेट करने के लिए। सिंधिया तुमको छोड़ गए हैं, अर्जुन सिंह के बेटे की पूछ परख नहीं हो रही, वो अलग नाराज है? और तुम कह रहे हो कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। गजब हाल है भाई। अब भाजपा वाले ने देखिए, भाजपा पॉलिटिक्स देखिए सर, भाजपा वाले कितनी चालाक हैं। एक राज्यपाल को बुला लेते, क्या हो तुम विधानसभा चुनाव लड़ो, है? क्योंकि मेरा समीकरण नहीं बन रहा है। गजब हाल है भाई। बेबी रानी मौर्य क्या थी? राज्यपाल थी। राज्यपाल से किसी और पार्टी में आप राज्यपाल से विधानसभा चुनाव लड़वा लीजिए, लड़ेगा ही नहीं, कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं लड़ नहीं सकता। ठीक। आप देखिए जो केंद्र की पॉलिटिक्स करने वाले थे, कितने सांसद, कितने राष्ट्रीय महामंत्री, महासचिव मध्य प्रदेश में, सबको लगा दिया चलो उधर विधानसभा देखो तुम लोग। अच्छा, सब गए विधानसभा देखने। अब पत्रकार अटकल लगा रहे हैं कि कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, शिवराज तो नहीं बनेंगे। तब तक वो उज्जैन से ला करके डॉक्टर मोहन यादव बना दिया मुख्यमंत्री। तुम्हारी कयासबाजी बंद हो गई यार। कौन जानता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? किसी को नहीं पता था। वो 45 साल के नितिन नवीन को ला करके प्रेसिडेंट बना देते हैं सब। अब किसी ने पूछा मुझसे कि नितिन नवीन को क्यों बना दिया? मैंने कहा कि 45 साल का कोई आदमी ढूंढ रहे थे, क्योंकि बीजेपी भी 45 साल की हो गई, इससे बढ़िया आदमी कोई मिला नहीं, बाकी जितने तो 45 प्लस वाले थे। उनका हाँ यार, यूं भी बात ठीक है। तो जैसे देखिए, अब ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है मुझे थोड़ी नहीं पता है, कोई मोदी जी, नड्डा जी मुझसे थोड़ी पूछ के बनाए थे या अमित शाह जी। लेकिन उनकी एक सोच है कि भाई अगली पीढ़ी तैयार करना है। उनकी एक सोच है कि भाई हमको पॉलिटिक्स लंबे समय तक करना। उनकी एक सोच है कि हमको इस तरीके की पॉलिटिक्स करना है देश में जो टिकाऊ हो और निरंतर चलती रहे। आज आप देख लीजिए पंचायत चुनाव, और सारे पंचायत चुनाव किससे हुए हैं सर? बैलेट पेपर से हुए हैं। आप उठा करके देख लीजिए। आप पहुंच जाइए अरुणाचल प्रदेश, आप पहुंच जाइए गोवा, ठीक, आप पहुंच जाइए कर्नाटक। अभी वहां पे चार टाउन के चुनाव हुए हैं, जो 2 कांग्रेस के पास थी, चारों बीजेपी जीत गई, और 2 पार्षद का चुनाव हुआ, वो भी बीजेपी जीत गई। केरल चले जाइए सर, 40 साल वामपंथियों के गढ़ में तिरुवनंतपुरम में उखाड़ करके फेंक दिया भाजपा ने, और वहां मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बना दिया भाजपा ने। आप महाराष्ट्र का चुनाव देख ही लिए हैं। तो जो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हो रहा है उसको भी तो देखिए। और इसकी चर्चा क्या विपक्ष ने कही की? नहीं की। उनको लगता है चुनाव ही नहीं होता। नहीं भाई साहब, सबसे बड़ा चुनाव होता है पंचायत का, नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का चुनाव। जानते हैं सर क्यों बड़ा होता है? क्योंकि आपका महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता यहीं जाके एडजस्ट होता है। सबको आप विधायक सांसद थोड़ी बना दोगे। वो यहां पार्षद बन जाता है, यहां सभासद बन जाता है। और सभासद पार्षद पॉलिटिकली काम करने के लिए ठीक ठाक पद माने जाते हैं।
भाजपा में कई सारे नेता हैं जो बड़े पद पे पहुंचे हुए हैं, जो इसी तरीके से पंचायत से चुन करके आए हैं। और ये जो आपके उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, चाहे नितिन नवीन है, खुद ही नीचे से लोग उठ करके आए हैं, नीचे से चुन चुन करके आए हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है। वहां तुम कह रहे अरे छोड़ो ये छोटा मोटा चुनाव, हम तो बड़ा बड़ा लड़ेंगे जी, एमएलए एमपी से नीचे वाले चुनाव पे हम बात ही नहीं करते हैं। तो आपका कार्यकर्ता कहता है कि हमारे वाले तो पूछ नहीं रहे यार भाई, न मदद कर रहे हैं, न पार्टी झंडा देते हैं, न पोस्टर देते हैं, न बैनर देते हैं, और ना आते हैं साथ में, गाड़ी वाड़ी भी नहीं देते हैं, डीजल भी नहीं देते हैं, तो कैसे चलेगा चुनाव यार? ये दर्द बता रहा हूं नीचे का। तो जब तक आप उस रूट पे नहीं पूछेंगे तब तक पॉलिटिक्स अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई सर जी। अब ये जो चुनाव होने वाले हैं केरल में, अभी तो केरल में नहीं लग रहा, क्योंकि केरल में टीएमसी ने कोशिश तो की एक दो जगह पे, जहां उनका, हालांकि वहां कोई वो तो था नहीं कि साहब वो लेफ्ट के साथ आएंगे इस तरह की, वहां कुछ है भी नहीं तो लेफ्ट के साथ आने का कोई। लेकिन जो बंगाल का चुनाव है, वहां सबसे ज्यादा बात जो बड़ी है कि वहां ना कांग्रेस दिखेगी ना लेफ्ट दिखेगा, वहां जो मेन उसमें है नैरेटिव में। तो यानी वहां चाहे जीते कोई भी, आप दोनों तो बर्तन में आपका कोई ना खाना है ना पीना है आपके लिए। और उसी तरह से आप जब वापस आ जाएंगे तो तमिलनाडु में भी आप जो है सिर्फ स्टालिन के दम पर ही होंगे। अगर आपको कुछ मिलेगा तो उनकी दया पे मिलेगा। यहाँ ममता बनर्जी दया नहीं कर रही है। और केरल का भी लोग कह तो रहे हैं कि ठीक है यूडीएफ जीत गया, लेकिन चुनाव में तो पिछली बार भी इस तरह से हवा उड़ गई थी। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ कोई इनके पास कोई स्ट्रेटजी दिख रही है? राहुल गांधी, ये बात तो सही, आज दिग्विजय सिंह को कुछ तो हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब पार्टी अध्यक्ष ही कोई बोलेगा, भाई जब कोई चीज हुई है, कार्य समिति हो गई, तो या तो पार्टी अध्यक्ष बताएगा और नहीं तो राहुल गांधी मौजूद है उस समय। आप अपने आप ही नैरेटिव सेट कर रहे हो, या तो बात तो आपकी सही है। तो ये बाकी सबके लिए क्या चल रहा है? मतलब वहां कोई अभी उस पर बात कर रहा, वेणुगोपाल को भी, भाई अपने दम पे तो वेणुगोपाल कुछ जीत नहीं पाएंगे। तो वहां इन राज्यों का चुनाव क्या है? देखिए केरल में तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। तो बीजेपी वाले उस हिसाब से मेहनत करेंगे। लेकिन केरल की पॉलिटिक्स में एक चीज और समझिएगा सर, केरल की पॉलिटिक्स में बीजेपी का स्पेस तब बनेगा जब वहां पर से वामपंथ पूरी तरीके से खत्म होगा। ठीक, वामपंथ धर्म को नहीं मानते, फलाने को नहीं मानते, ठिकाने को नहीं मानते, ये कहता है, लेकिन उसके वोटर ऐसा नहीं है। बहुत सारे वामपंथियों को वोट देने वाले लोग हैं जो धर्म को मानते हैं। अब वो ईसाई धर्म को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, या सनातन को मानते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन केरल अगर जीतना है तो दो चीजें बहुत जरूरी है। केरल में आपके साथ कम से कम 25 से 30% ईसाई मतदाता आने चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हुआ है सर, इस बात को आप समझिएगा। या आपके साथ मुस्लिम आने चाहिए, इतने ही प्रतिशत में केरल में, जिसको भी सरकार बनानी, जिसको भी सत्ता चाहिए, चाहे वो कांग्रेस को सत्ता चाहिए, चाहे वो भाजपा को सत्ता चाहिए, और चाहे वो लेफ्ट को सत्ता चाहिए, मतलब एलडीएफ यूडीएफ की बात कर ली जाए। अब भाजपा को क्या 30% ईसाई मतदाता वोट देने वाले हैं? तो अभी के दौर में नहीं, अभी नहीं। ईसाई मतदाता मैक्सिमम इस बार जाने वाले हैं कांग्रेस के साथ, और कम से कम 70% टू 80% मुस्लिम मतदाता भी जाने वाले हैं कांग्रेस के साथ, यानी यूडीएफ के साथ। तो उनकी सत्ता आती हुई साफ साफ दिख रही है। लेकिन जो स्पेस बन रहा है लेफ्ट का, देखिए लेफ्ट में अब क्या बचा है? कुछ बचा बचा नहीं है, मामला खत्म। और लेफ्ट जहां से खत्म होगा, खत्म ही हो जाएगा सर, ठीक है ना? क्योंकि ये मारो काटो वाली, नोचो चोथो वाली राजनीति है, और जैसे सत्ता से आप जाते हैं वो बंद हो जाता है। जैसे बंगाल आप उठा करके देख लीजिए, त्रिपुरा आप उठा करके देख लीजिए, जहां जहां लेफ्ट रहा है वहां उठा करके देख लीजिए। पूर्वांचल के कई सारे जिले, चाहे आजमगढ़ हो, मऊ उठा करके देख लीजिए। जिले से मऊ, हाँ, कई गाजीपुर, सारे, मऊ अफजाल गाजीपुर, हाँ हाँ अफजाल तो शुरू में उसी से आया। हाँ, तो ये सारे लोग खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद इनके पास कोई और चीजें बचती नहीं है। तो इस बात को पॉइंट करिएगा वहां पे कि जैसे बंगाल में लेफ्ट खत्म है तो खत्म हो गया सर, कहानी ही खत्म हो गया। बंगाल से खत्म हो गया तो ले देके त्रिपुरा में जो बचा था वो भी खत्म हो गया। अब यही काम हो रहा है कहां पे? केरल में। लेफ्ट जैसे जैसे खत्म, देखिए कांग्रेस का स्पेस अभी बीजेपी केरल में नहीं ले पाएगी।
अभी बीजेपी का पूरा फोकस है कि लेफ्ट खत्म हो, और लेफ्ट का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसमें हमको धीरे 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 उसको भरते रहना, जैसे एक पाइप है, ठीक है ना, वो धक्का मार के बीजेपी पीछे से उसको भर रही है, भरते 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 जब लास्ट में आने पे लेफ्ट पहुंचेगा, खत्म हो जाएगा, तब वो एक मजबूत जनाधार बन जाएगा इनका 30%, 32%, 35% वोट का। ठीक, अब इनको 10-12% और चाहिए टोटल वोट का, तो वो 10-12% इनके पास जो आएगा वो आएगा, हिंदू मतदाता नहीं होंगे, वो दूसरे वाले होंगे जिनको अपना पॉलिटिकल वो बचाना होगा। जैसे होता है ना कि अब ऐसे थोड़ी ना कि पंडित जी लोग समाजवादी पार्टी में नहीं है, बिल्कुल है ना, ठाकुर भी है समाजवादी पार्टी में, पंडित भी है समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये हमारे हैं, वो एक अलग चीज है ना। जनता में एक्सेप्टेंस है, जनता में तो सिंपल सी बात है कि तुम ठाकुर हो तो तुम तो भाजपा के वोटर होगे, तुम ब्राह्मण हो तो तुम तो भाजपा के वोटर होगे, और यादव भी भाजपा में है। लेकिन सामान्य अवधारणा उत्तर प्रदेश और बिहार में यही है ना कि तुम यादव हो तो तुम समाजवादी पार्टी के वोटर होगे। लेकिन वो जो 10-5%, 15% आते हैं सर ना, वो राजनीति को और प्लस सीटों को बहुत बड़ी पैमाने पे प्रभावित करते हैं। तो ये है केरल की पॉलिटिक्स। बीजेपी वहां बढ़िया कर रही है, कई सारे वहां पे पूर्व आईपीएस, आईएएस, एक्टर्स और कार्यकर्ता हैं, कुछ वहां पे क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस आए हैं, जैसे एक एंटेनी का बेटा, बहुत सारे लोग इस तरीके का वो एक क्लब बना रहे हैं। अब आप बंगाल की बात कर लीजिए, बंगाल में देखिए सर, दो लोग हैं, कांग्रेस का विकल्प बनी कौन, कांग्रेस से ही निकल करके ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हैं तो कांग्रेस का उदय पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता। इंडिविजुअल कोई नेता जीत जाए वो एक अलग मैटर है, ठीक। वामपंथी जो हैं बंगाल के जो हैं वो खत्म हुए, क्योंकि बीजेपी ने जो स्पेस भरना था वो किसका भरते, बीजेपी किसका स्पेस लेती, किसी का वोट लेकर के तुम तो 2 से 77 पहुंचोगे ना, तो किसका वोट काट रहे हो, तो आप टीएमसी का वोट नहीं काट रहे हो, आप किसका वोट काटे, आप वामपंथियों का वोट काटे, पूरी तरीके से उनको खत्म किए, जो थोड़ा बहुत कांग्रेसियों के पास था उसको खत्म किए, और कॉम्बिनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ नेता जो टीएमसी से आए थे इधर, जैसे शुभेंदु अधिकारी वगैरह, वो जरूरी भी था, क्योंकि बीजेपी के जो आइडियोलॉजिकल कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है वो बंगाल में टीएमसी से मुकाबला नहीं कर सकता। दर्शकों को एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं सर, आप तो बहुत एक्सपीरियंस है और जो बंगाल के लोग होंगे इस चीज को समझेंगे। बंगाल की पॉलिटिक्स और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक समानता है, भाषाई आधार पे यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है और राज्य की अस्मिता के आधार पे भी यहाँ पॉलिटिक्स होती है सर, इस दोनों चीजों को समझिएगा सर जी, ठीक। लेकिन जो बंगाल की पॉलिटिक्स है वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से कनेक्ट करती है, कर्नाटक की पॉलिटिक्स राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करती। कर्नाटक में बीजेपी और कर्नाटक बोल रहा हूं, तमिलनाडु में बीजेपी को और कांग्रेस को आने में भी बहुत समय लगेगा सर, क्योंकि वो भाषाई पॉलिटिक्स है, तमिल सुपरमेसी का खेल है वहां पे, वो आप नहीं कर पाएंगे। आप 60s के दौर से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को समझिए, नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, बड़े बड़े तुर्रम खां थे ना कांग्रेस में, वो भी नहीं आ पाए वहां पे, तो आना वहां किसी क्षेत्रीय पार्टी को ही है, चाहे वो एआईएडीएमके के रूप में आए, चाहे वो टीवीके ने पार्टी बनाई उसके रूप में आए, चाहे वो डीएमके के रूप में आए, उसके साथ एसोसिएटेड रहेंगी बीजेपी और कांग्रेस। तो वहां की पॉलिटिक्स तो सिर्फ इतनी है। लेकिन बंगाल में अलग है, बंगाल में अलग इसलिए है क्योंकि जब तक दो लोग बंगाल में पॉलिटिक्स करते थे, वामपंथी और कांग्रेसी, तो हुआ कैसे शुरुआत इसकी, क्योंकि देश में कांग्रेस थी तो पहले कांग्रेस आ गई, ठीक। फिर बंगाल की पॉलिटिक्स में वामपंथ जो 34 साल तक राज किया, उसने राज किया स्कूटर, बम और लाठी के दम पे। भारत की राजनीति में बम चलाने की प्रथा सिर्फ बंगाल में थी और कामरेडों के ऑफिस से सत्ता चलती थी, मुख्यमंत्री के ऑफिस से सत्ता नहीं चलती थी। और जो क्षेत्रीय ऑफिस होते थे उन ऑफिसों से फरमान जारी होता था कि अच्छा धीरेन्द्र पुंडीर बहुत लिख रहे हैं, अच्छा ठीक बात है, स्कूटर के डिग्गी में बम रख के जाओ और 2 बम इनको मार दो।
वो बम की पॉलिटिक्स आज तक खत्म नहीं हुई है सर। वहां कट्टा वाली पॉलिटिक्स नहीं होती, उत्तर प्रदेश बिहार वाली, इस बात को समझिएगा आप। ठीक, अब क्या किया, वामपंथियों ने कांग्रेसियों को कूटा। कूटने का मतलब लिटरली कूटा, मारा, मार के सत्ता कब्जाई, और बराबर मारते रहे, 34 साल तक कब्जे में रहे। अब वामपंथियों से सत्ता छीनने का मतलब था कि जिसके में ताकत हो वो वामपंथियों को उसी की लाठी छीन करके, उसी का बम छीन करके कूटे। ये काम ममता बनर्जी ने किया। जब वामपंथियों को भरपूर ममता बनर्जी ने कूट दिया तो ममता बनर्जी सत्ता पे स्थापित हो गई, और टीएमसी जब तक कूटने वाली पॉलिटिक्स करेगी वहां राजनीति चेंज नहीं होने वाली। अब भाजपा ही आए, वो भाई कूटने वाली पॉलिटिक्स कभी करते नहीं है। ठीक, वो तो भाई साहब वाली पॉलिटिक्स करते हैं। अब वो भाई साहब वाली पॉलिटिक्स चलती रही, मीडिया में खूब हवा बनी, लेकिन वो मामला 77 पे जाकर के अटक गया। जब तक शुभेंदु अधिकारी जैसे 5-6 लीडर नहीं होंगे और टीएमसी के कार्यकर्ता बम पर नहीं कूटे जाएंगे, सत्ता में वापसी नहीं हो सकती सर। आप वो भूल जाइए, नेशनल पॉलिटिक्स, हिंदू पॉलिटिक्स, फलाना पॉलिटिक्स, वो जाकर के वहीं अटक जाएगी 100 के नीचे में। तो जो बंगाल की पॉलिटिक्स है वो वाली पॉलिटिक्स है। जनता को लगना चाहिए कि ममता बनर्जी का कार्यकर्ता की औकात नहीं होगी, अगर मैं भाजपा वाले को वोट दे दूंगा तो बोलेगी। आप देखिए ना, विधानसभा चुनाव में 70 सीट का जो रिएक्शन हुआ टीएमसी के द्वारा, उसका रिएक्शन आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला ना। सीटें कम होंगी ना बीजेपी की। लोग कह रहे थे ना कि भाजपा अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी नहीं होती। भाजपा तो उत्तर प्रदेश में भी अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़ी होती है भाई। गुजरात में कौन सा भाजपा कार्यकर्ता अपने साथ खड़ी हो जाती है भाजपा अपने कार्यकर्ता के साथ, उसको कौन सा बेनिफिट दे देती है? नहीं देती वहां पे भी, लेकिन वहां पे तो रिपीट हो रहे हैं। बंगाल में क्यों नहीं रिपीट हुए? बंगाल में खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि भाई साहब आप अपने कार्यकर्ता को थाने छुड़ाइए और केस करवाइए अपना, ना, कुछ नहीं। वहां तो आपको बनाने पड़ेंगे हर बूथ पे, हर गली में 4 लठैत, और यही लठैत पॉलिटिक्स है वहां पे। दूसरी चीज, भद्र लोग, क्या इस बार टूटेगा बंगाल का? टूटेगा तो बनेगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि बंगाल में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, बहुत कास्ट पॉलिटिक्स है, बहुत ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वहां की कास्ट पॉलिटिक्स को कुछ अपर लोग कंट्रोल करते हैं, बस इतना है, और कोई फर्क नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी गलतफहमी में ना रहे। बंगाल में जैसे आपके कार्यकर्ताओं को 2 लाठी पड़ा, तो आपको इतनी ताकत होनी चाहिए कि 20 लाठी मारो, और 20 लाठी मारो नहीं, वो एकदम फोटो दिखना चाहिए जनता में, अरे बाप रे बीजेपी कार्यकर्ता को छू दिया, 2 लाठी मारा था, 20 लाठी मारे, आपके 200 वोट तुरंत बन जाएंगे। और आज से नहीं हो रहा है, टीएमसी जमाने से नहीं हो रहा है, ये वामपंथ ने शुरू किया, और यही करके 34 साल तक बंगाल में राज किया, और ममता बनर्जी ने यही करके 20 साल तक राज करी। जी सर आवाज नहीं ओपन है। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग काफी चीजों पर डिटेल से चर्चा किए हैं, ये अच्छी बात। लेकिन आपको लग क्या रहा अभी बंगाल में, क्या लग रहा है आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? 50-50% है चुनाव। बहुत वहां पे दूसरे तरीके का, निश्चित तौर पे ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी वहां पे घटी है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं इस बात को, ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी घटी है, इसको आप बंद कर दीजिए सर। मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसको भी बंद कर दीजिए। जब तक आपके वोटर को यह विश्वास नहीं हो जाएगा कि चुनाव के बाद ये जीतेंगे, और जीतने के बाद ये हमारी रक्षा करेंगे, लाठी लेके, लठ लेके, डंडा लेके। आप बताइए ना कितना खून बहाया ममता बनर्जी ने सत्ता पाने के लिए बंगाल में। भूल जाते हैं लोग इस बात को। और किसका बहा? भाजपाइयों का, कांग्रेसियों का बहा नहीं, वामपंथियों का बहा। क्योंकि ममता बनर्जी को एक चीज समझ में आ गई कि देखो भाई, कांग्रेस बहाने देगी नहीं, कांग्रेस से अलग हटो, पार्टी बनाओ, और पार्टी बनाकर उन्हीं की स्टाइल में पॉलिटिक्स की। वो टाटा चले गए वहां से छोड़ करके, बिरला चले गए वहां से छोड़ करके, वो सब एक नाटक था, एक नौटंकी थी। मुद्दा तो कहीं से चाहिए ना सर।
मुद्दा नहीं मिलेगा तो कैसे बहेगा? बड़ा मुद्दा मिला, खूब बहा, और वो आज तक बह रहा। आप सुनते हैं ना कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसको पीट दिया, उसको पीट दिया, उसको भगा दिया, उसको वोट नहीं देने दिया, उसके घर में घुस गए, पूरा मोहल्ले को वोट नहीं देने दिया। तो यही काम तो वामपंथी करते थे। बाहर बैठकर तो लोगों को दूसरी तरीके से चीजें समझ में आती है, लेकिन जो बंगाल का आदमी है उसको तो चीजें समझ में आती हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था सर? एक बंगाली व्यक्ति ने कहा था। बहुत सबको बहुत सही कहा। हाँ, तो वो वाली बात है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें वोट दूंगा वाली कहानी है सर वहां पे। और बाकी वो संघ लग जाएगा और इसको दे देंगे और भाषण दे देंगे और स्पीच दे देंगे, उससे वो आपका वही जो वोटर है उसको आप कंटेन कर पाओगे, उसमें एडिशनल नहीं जो कर पाओगे। अब देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी को पॉलिटिक्स पता, तो ममता बनर्जी को पटक दिया ना अपने क्षेत्र में। किसी टीएमसी वाले की औकात है शुभेंदु अधिकारी के क्षेत्र में घुस जाए? क्योंकि वो टीएमसी का है, उसकी पढ़ाई उसी स्कूल में हुई है सर। और तुम वो वाला मतलब दूसरे स्कूल से पढ़ के जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अच्छा आप बताइए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक पिट गए, जिला अध्यक्षों की कोई हैसियत नहीं, कितने पिट गए? शुभेंदु अधिकारी को भी किसी ने पीटा क्या? अभी तक कांति में आराम से घूमता है वो, और सारे जमीनी मुद्दे उठाता है और जमीन पे दिखाई देता है वो। अभी तो देखिए, उसके तरह से भाजपा का कौन सा नेता जमीन पे दिखाई देता है? अरे एक तो सांसद साहब थे, गायक थे, रामदेव बाबा लेकर के आए थे, उनको तो एक बार टीएमसी वालों ने मारा तो टीएमसी ज्वाइन कर ली। कह भाई इनसे फिटनेस बढ़िया, इधर ही चलो। सांसद पिटा था ना। आप कभी देखे हैं क्या इस तरीके से किसी सांसद को पिटते हुए किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा? इन्होंने तो बहुत सारे पीटे, केंद्रीय मंत्री पे हमला हुआ, सरकार पे हमला हुआ। जैसे देखिए, केंद्रीय मंत्री पे हमले का मतलब यह नहीं था कि केंद्रीय मंत्री को मारना है, ताकत दिखाना है कि मोदी का मंत्री भी टीएमसी का कार्यकर्ता पीट देगा। बात आप समझ लीजिए। और टीएमसी का कार्यकर्ता पीट देगा यानी मतलब टीएमसी बहुत मजबूत पार्टी है, वोट अभी इधर ही देना है, क्योंकि 5 साल तो इनको उन्हीं के बीच में रहना है। एक दिन के वोट की बात थोड़ी ना, पता तो चली जाता है ना सर लोकल लेवल पे। तो भाजपा बूथ अध्यक्ष बनाती है और टीएमसी और वामपंथियों ने वहां लठैत अध्यक्ष बनाया है। हर बूथ पे 20 लठैत। ठीक, अब भाजपा को चाहिए कि उसमें से 10 लठैत तोड़ के अपने तरफ लाए तो मामला इक्वल हो। जब मामला इक्वल हो तो दोनों तरफ से लठ बजे तब काम सही होगा। ये लोग सोच रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की तरह है और इधर वालों के चुनाव की तरह है, काम चल जाएगा। ना भैया ना, अभी नहीं। अभी बहुत सीआरपीएफ आरपीएफ लगा लो, बंगाल में कुछ नहीं बदलने वाला है ना। ये है स्थिति सर एक्चुअली। जी, तो चलिए डॉक्टर अविनाश जी, बहुत ही बढ़िया आपने एकदम सीधा, मुझे लगता है दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि क्यों भाषण सुनने के बाद भीड़ तो बहुत दिखाई देती है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में, वो वोट तक जाते हुए डरती है। तो उसका कारण क्या है, उसका जवाब क्या है, वो सब चीजें समझाई। आप जुड़े अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा दर्शकों से कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और डॉक्टर साहब को हम आगे भी अलग समय पर करते रहेंगे न्यूज पॉइंट में आप लोगों के सामने। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। प्रणाम सर।